अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मोस्टली जिस एरिया में हम लोग रहते हैं, हमें वहाँ पे बहुत सारे मसाइल देखने को मिलते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन मेंटालिटी। हमें हमारे फिज़िकली बॉडी को लेके, हमारे हमारे माइंडसेट को लेके बहुत सारे मसाइल देखने को मिलते हैं और कभी-कभी ये चीज़ समझ नहीं आता है कि वेयर शुड आई गो? मुझे कहाँ जाना चाहिए? मुझे अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए या अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए किससे राब्ता करना चाहिए? और स्पेशली जिस कंट्री में हम रहते हैं, इस चीज़ों को देखने के लिए हमें कोई प्रॉपर जो है एरिया नहीं मिलता और हमें इतने सारे गैप्स हैं। एक नूब या एक आम बंदा जो एक यंग बॉय उसको उस चीज़ में एक्सप्लोर करने में बहुत टाइम लग जाता है। येस, आई एम टॉकिंग अबाउट द एरिया जो आज तक इतना एक्सप्लोर नहीं हो सका, स्पेशली पाकिस्तान जैसे कंट्री के अंदर। एमएमए इस्लामाबाद और इसके आउटस्कर्ट्स के एरिया में तो हमें काफ़ी सारे ऐसे एरियाज़ जैसे क्लब्स देखने को मिल जाते हैं जहाँ पे हमारे बच्चे या यंग जनरेशन मोस्टली जाके इस तरह की एक्टिविटीज़ को एंजॉय कर लेती है या इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होके अपने आप में ग्रोथ कर लेती है। बट देखने देखना हमें ये चाहिए कि क्या हमारे आने वाले टाइम पे या इस टाइम के अंदर इस चीज़ को और एक्सपोज़र मिल सकता है या नहीं? और क्या इस यंग बच्चे को या एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को इस फ़ील्ड में आने के लिए क्या करना पड़ता है? यू मस्ट सी द इंट्रो। बाकी टाइम ज़ाया किए बगैर मैं ट बिल्कुल गेस्ट पे जाऊँगा। यस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सोहेब भाई, कैसे हैं आप? मेरे साथ अभी मौजूद हैं ज़मान भाई और ज़मान भाई का नाम इस्लामाबाद आउटस्कर्ट्स और स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द एमएमए इंडस्ट्री, पाकिस्तान एमएमए इंडस्ट्री, पाकिस्तान मिक्स मार्शल आर्ट इंडस्ट्री के अंदर एक काफ़ी हैवी हैवी नेम है और बहुत बड़ा मकाम रखते हैं और इनसे ही जानते हैं इनके ओवरऑल जर्नी के बारे में। सबसे पहले ज़ुबान भाई अपने आप को इंट्रोड्यूस कराइएगा। सोहेब भाई, मेरा नाम मोहम्मद ज़मान और एमएमए का आगाज़ मैंने 2013 से किया। वैसे ओवरऑल जो है मार्शल आर्ट जो क्योकुशिन कराटे वो 1999 से 19 ऑफ अगस्त 1999 से मैंने स्टार्ट लिया अपनी जर्नी का। मुश्किलात तो बहुत सारी थी लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता चलते रहे तो आज आपके सामने है। थैंक यू सो मच ज़ुमान भाई, आप हमारे साथ पॉडकास्ट में आए एंड वी आर सो ऑनर्ड कि आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच। ज़मान भाई, जिस तरीके से मैं अब बिल्कुल रॉ बात आपसे करूँगा और रॉ चीज़ें आपसे लेके चलूँगा। मैं जो बैठा हूँ बिल्कुल, बिल्कुल भी उस पॉइंट ऑफ व्यू से बैठा हूँ कि मुझे ज़रा भी नॉलेज नहीं है। एमएमए पॉइंट ऑफ व्यू से कराटे पॉइंट ऑफ व्यू से, जित्सु पॉइंट ऑफ व्यू से एक यंग बच्चा है, जिस तरीके के हालात चल रहे हैं, स्पेशली गर्ल्स और मैन दोनों को पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँगा। सेल्फ डिफेंस ज़रूरी हो गया आज के लिए, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बच्ची है और छोटे बच्चों में भी। तो आप कैसा देखते हैं इस चीज़ को और सेल्फ डिफेंस कितनी एज के बच्चों को आना चाहिए खुद के लिए? असल में जो आजकल के जो हमारे बच्चे हैं, सोसाइटी के लिहाज से हमें देखना चाहिए कि सोसाइटी कैसे है। अब बच्चे जो है वो अपनी एज से कुछ ज़्यादा बड़े हो गए हैं। इसके पीछे एक तो ज़्यादा सख्त किस्म के ये हमारा तालीमी मुआशरा यानी तालीमी सेटअप जो है, एजुकेशन सेटअप यानी ओ लेवल के बच्चे हैं तो उन पे इतना प्रेशर डाला जाता है बेचारों पर, मैं बेचारे ही कहूँगा कि वो बिल्कुल जो है ना लॉस्ट हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चे ओ लेवल के, ए लेवल के बच्चे मेरे पास आते हैं, तो जब मैं उनके माइंडसेट पढ़ता हूँ, बच्चियाँ भी हैं, बच्चे भी हैं। तो जब मैं उनके माइंडसेट पढ़ता हूँ तो अफ़सोस कुछ ज़्यादा ही होता है, थोड़ा नहीं होता। क्योंकि वो पढ़ के ना तो जब मेरे पास वो आते हैं, जब मैं उनके माइंड के मुताबिक बात करता हूँ और उनके आइडियाज़ के मुताबिक बात करता हूँ, तो वो बड़ा एक चिल महसूस करते हैं। और दूसरी बात ये है कि सेल्फ डिफेंस जो है वो तो जब बच्चा 10 साल का हो जाए सेल्फ डिफेंस उसके लिए ज़रूरी हो जाता है। हमारे यहाँ ये है कि जी बच्चे को 2, 3, 4 साल में स्कूल भेज दो, वो अपने सेल्फ डिफेंस में सोच ही नहीं सकता। तो सेल्फ डिफेंस के लिए यही है कि अच्छे कोचेज़, अच्छा कोच हो, उसके पास आप अच्छे जिम में लेके जाएँ और वो कोच ऐसा हो कि बच्चे का दोस्त भी हो, बच्चे का टीचर भी हो, बच्चे का भाई भी हो। तो उसके बाद वो बच्चा स्लोली इन सेल्फ
ऑन सेल्फ वो स्लोली ग्रोथ करता है और वो बच्चा बिकम लाइक डॉक्टर कदीर, बिकम लाइक हबीब, तो इस तरह के बच्चे बन जाते हैं। तो अजमन भाई, डोंट यू थिंक कि एक इसका सोसाइटी का भी बहुत बड़ा हाथ है इस चीज़ में कि जो माँ-बाप भेजना भी चाहते हैं, लेकिन एक कल्चर ऐसा बन गया है कि जिस तरीके से आप देखें कि बच्चों को लेके बहुत इनसिक्योरिटीज़ भी हैं। माशरा इतना ख़राब भी हो चुका हुआ है कि अगर वो मतलब एक ट्रस्ट लेवल नहीं है कि मेरा बच्चा अगर क्लब में जाएगा तो लाज़मी है कि वो कुछ उससे गलत ना हो जाए। ये चीज़ें भी है। असल में शोएब भाई, ये तो जो आपने क्वेश्चन किया ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है और ये होना भी चाहिए। माँ-बाप को जो है ये लाज़मी सोचना चाहिए कि भई जहाँ मैं भेज रहा हूँ, वहाँ की जो कोच है, वहाँ जो जिम का एनवायरनमेंट है, जो जिम की सोसाइटी है, वो कैसी है? क्योंकि हम सोसाइटी के इर्द-गिर्द घूम रहे हैं, सोसाइटी के इर्द-गिर्द घूम रहे ये हैं। तो वो पेरेंट्स को तो ये लाज़मी सोचना चाहिए कि भई मेरा बच्चा जो जा रहा है, क्या वो कोच इस काबिल है कि मैं अपने बच्चे को भेज रहा हूँ? क्या उसके पास इतनी नॉलेज है कि वो मेरे बच्चे को मेंटली और फिज़िकली स्ट्रॉन्ग कर सकता है? तो द मेन थिंग इज़ दैट कि बच्चे को मेंटली तौर पर जो है वो उसको हार्ड किया जाए और उसको आने वाले उसके मुस्तकबिल में इन फ्यूचर, इन प्रेज़ेंट, तो उसको इतना अपने ऊपर खुद-एतमादी होनी चाहिए कि भाई ये जो कोच कह रहे, इज़ दैट ट्रू? तो वो फिर उसमें स्ट्रगल करता है, वो उसमें फिर वो उसे क्या कहते हैं, श्योर बिल्कुल। हाँ, एक्सप्लोर करता है और उसमें वो घुसने की कोशिश करता है। अब मेरे पास जो बच्चे आते हैं, यानी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आपके यहाँ से भी आते हैं और पूरे पाकिस्तान से, कोस्टान एन्क्लेव से आते हैं। तो मैं उन बच्चों को देखता हूँ, उनके यानी लेट मी से दैट कि मम्मी-डैडी बच्चा, बर्गर बच्चा। ये ठीक। तो अब बर्गर बच्चे को जो हम उसको ट्रेन करते तो सबसे पहले तो उसके माइंड से ये जो मम्मी डैडीज़ वाला सिस्टम है, ये जो शाय ये निकाल लेते हैं हम, ये निकाल लेते हैं। फिर बी लाइक अ फ्रेंड, बी लाइक अ कोच, बी लाइक अ ब्रदर, बिल्कुल मैं बी लाइक अ मैन, या एब्सोल्युटली। तो ये उनके साथ जब आप चलते हैं ना, फिर सोसाइटी की वो वर्डिंग जो मतलब अगर वो वर्ड उसके सामने मैं शिट वर्ड यूज़ करता हूँ ना, ओह गॉड! कोच यूज़ अ शिट वर्ड मैन। तो वो उसके लिए जो है ना वो एक अजीब-सा होता है, लेकिन उसको हम जब उसमें आदी करते हैं, तो वो उसमें बोल्डनेस, उसमें एक अपने अंदर खुद-एतमादी, जब वो पास्ट में जाता है, अपने सोचता है यार मैं क्या था, यहाँ पे क्या है, सोसाइटी कैसी है? तो सोसाइटी का लाज़मी उसको फिर एक पता चलता है, सोसाइटी का उसको पता चलता है, अपने अंदर का पता चलता है। फिर वो इतना वो बच्चा हो जाता है कि वो जब उसके वालिद साहब अगर कोई भी वो पेरेंट्स कोई काम करते हैं लाइक अ टीचर है, प्रोफ़ेसर है, कोई बिज़नेसमैन है, तो फिर उसको पता चलता है कि नहीं, इसमें ये चीज़ होनी चाहिए। ख़्वाह वो बच्चा 12 साल का है, ख़्वाह वो बच्चा 15 साल का है, 20 साल का है। इन द एज ऑफ 20 वो बच्चा ही रहता है, वो बच्चा ही। लोग इतना बोल्ड कर देते हैं कि वो कहीं कहीं भी कल को फिज़िकली रिप्रेज़ेंट करे खुद को, तो ही इज़ मस्ट बोल्ड इनफ कि वो वहाँ पे फ़ेस करना जानता है चीज़ों को। ऐसा ही अपना स्टैंड लेना जानता है, चाहे वो किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे बच्चे भी आए हैं शोएब भाई के वो बच्चे मतलब बोल तो क्या वो फुटवर्क भी नहीं कर सकते। हमारे जो मार्शल आर्ट्स में फुटवर्किंग होती है, तो उसके सामने फिर मैं आता हूँ, नहीं जानी इस तरह करो, जानी, जानू, डियर। तो उस चीज़ से वाइब मैच करने हाँ, अब अच्छे लेवल होल पे स्टोरी विदिन 1 मंथ वो बच्चे में इतनी चेंजिंग आ जाती है कि वो अगर जो वो दोस्त उसके जो उसको मतलब बुली करते थे या तंग करते थे, तो उनके सामने यूँ खड़ा हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ। एक बहुत ज़बरदस्त बात की है, मतलब अगर आपको लगता है कि आपका छोटा भाई या आपका बच्चा स्कूल में जा रहा है लेकिन वो बुली होने का खतरा है, लाइक वो इतना कॉन्फिडेंट नहीं है कि यार कि वो 5-6 बंदों के सामने खुद को पोर्ट्रे कर पाए, तो आई थिंक ही शुड मस्ट गो टू द क्लब। उसको एक ऐसा एनवायरनमेंट देने की ज़रूरत है जहाँ पे उसमें मैनहुड आए, जहाँ पे उसमें चीज़ों को ओन करना आए और अपने लिए स्टैंड लेना आए, और इस तरह आपका बच्चा बुली होने से ही बच सकता है और बच्चे के अंदर सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी काफ़ी आती है। ज़ानवी, बच्चे को एज क्या होती है? इस जिस तरीके से आपने बताया कि हम 2 से 4 साल के बच्चे को डाल देते हैं स्कूल में। जी, जी। तो ये फ़िटनेस इंडस्ट्री है, तो हमें बच्चे की फ़िटनेस के लिए बच्चे को कब डालना चाहिए, बताना चाहिए कि यार ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं, ये साथ तुम्हारी एजुकेशन ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है। तो एक एज क्या होती है? असल में सोहेब भाई जो हमारे मुआशरे के अंदर एक और चीज़ बड़ी अजीब-सी आई है, मैं इसको अजीब ही कहूँगा
कि हम कंपेयर करते हैं अपने बच्चों को यूरोपियन बच्चों के साथ। तो जो यूरोपियन के घोड़े हैं ना, वो भी हमारे घोड़ों से बड़े हैं, तगड़े हैं। तो हमें अपने जो बच्चे हैं वो यूरोपियन से कंपेयर नहीं करने चाहिए। मैं इस्लामाबाद एक जगह पे ट्रेनिंग दे रहा था, वहाँ के जो बच्चे थे यूरोपियन थे वो। आई थिंक सो वो कनाडा से आए थे। तो उनका 9 साल का बच्चा हमारे 16 साल के बच्चे के बराबर था। तो एक तो ये बात, मैं उस बात में आता हूँ। फिर एक दफ़ा मैं रशिया गया, जॉर्जिया में, वहाँ पे मैं ट्रेनिंग कर रहा था, तो एक 16 साल का बच्चा आया और उसके साथ मैं रेसलिंग में चल रहा था, तो वो उठा-उठा के मुझे मार रहा है। तो मैंने कहा, "हे ब्रदर, हाउ ओल्ड आर यू?" "आई एम जस्ट 16." "एंड यू?" मैंने कहा, "आई एम 40 ईयर ओल्ड मैन, आई एम ओल्ड मैन एंड यू आर लाइक अ किड." कहते, "नो, आई एम नॉट अ किड, ओके, आई एम अ बॉय।" तो बात ये है कि हमारा जो मुआशरा है ना, हमारी जो सोसाइटी है, जो कल्चर है, जो कल्चर है और जो हमारे अपब्रिंगिंग कह लें हमारी, हाँ, क्योंकि एक तो हमारे बच्चे जो है वो बिल्कुल ये जो फेवर शेवर, मैं कह रहा था इशारा था लेकिन आपने कह दिया, तो वो शेवर बन गए। तो अभी बच्चे को मिनिमम जो आप बहुत ज़्यादा कम एज से करें, 9-10 साल की एज से इस गेम में डालें। लेकिन शर्त ये हो कि कोच जो है ना वो फ्रेंडली हो। कोच अगर सख्त है, क्योंकि एक बच्चा आप जब आपके जिम में आता है, एमएमए मार्शल आर्ट्स में आता है, तो वो चिल करने भी आता है। वो कहता है कि यार मैं इस चीज़ को सीखूँ, और वो दिल से आता है। तो जब वो दिल से आता है और आप सख्ती करें, डंडा उठाएँ, नहीं ये ना करें, वो ना करें, आप उसको बहुत ही ज़्यादा या मज़ भी कर दें या बहुत ही ज़्यादा जी एजुकेटेड है, नो, नो, नो। या किसी एक चीज़ में पूरा मत घुसेड़ दें, जी। ज़माने के साथ लेके चलें। ज़माने के साथ चलें, उसको लेकर चलें, उसको आप हर एक साइड से उसको बनाएँ, नॉट फ्रॉम अ वन साइड कि मैंने उसको पंचिंग सिखा दिया, पंच, पंच, पंच एंड दिस इज़ अ किक, दिस इज़ अ पंच। ए बडी, दैट्स अ शिट मैन। तो कम से कम उसको उसके माइंड में ये डालना चाहिए कि बेटा, ये चीज़ होती है, इस चीज़ से ऐसे अवॉइड करना है, इस चीज़ से ऐसे अवॉइड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक 16 साल, 15 साल का बच्चा है या बच्ची है, तो उसके सामने एक 25 साल, 30 साल का आदमी आता है, तो वो उसको पढ़ सके कि यार ये आदमी मेरे साथ क्यों फ्री और लाइक फ्रेंडली क्यों हो रहा है? वजह क्यों? क्योंकि हम जो मैं हूँ, तो मैं बच्चों को पहले यही समझाता हूँ कि जानी, फ़र्स्ट ऑफ ऑल कोई भी बात होती है उसको नेगेटिव लो। अगर मैं तुम्हारे साथ फ्रेंडली हो रहा हूँ, तो मैं इसको नेगेटिव आपने लेना है कि क्यों? वजह क्या है? किस लिए? फॉर व्हाट पर्पज़? तो उसके बाद आओ कि नहीं, फिर पॉज़िटिव में आओ कि नहीं, ही इज़ माय कोच, ही इज़ माय ट्रेनर और ये मुझे एक अच्छे उसके लिए लेके जा रहे हैं। तो कोच जो है उसको ये चाहिए कि उस बच्चे के साथ फ्रेंडली चले, और पेरेंट्स को भी ये चाहिए कि कोच को चेक करें। और जो आपने शुरू में ये बात की थी ना कि वालिदैन जो है, पेरेंट्स उसको मतलब शुकूक व शुबात, तो ये अच्छी है, शुकूक व शुबात लाज़मी होने चाहिए पेरेंट्स को। और उस टीचर के रवैये को भी चेक करना चाहिए, और उस टीचर की स्टडी लेवल को भी चेक करना चाहिए कि भाई स्टडी लेवल क्या है। और फिर उस कोच का पूछना चाहिए कि भाई इसका जो कोच है वो कहाँ से। कोच की अपनी क्रेडिबिलिटी, उसकी हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए, देन जाके उठने अच्छा वहाँ पे दे। जी, जी। ज़रूर। रणवीर, अभी आपने डिस्कस किया, आप रशिया गए थे जी। एंड यू हैव अ फाइट देयर। रणवीर, आपको नहीं लगता कि रशियंस होते ही मोस्टली इतने इन्वॉल्व इस चीज़ में ज़्यादा होते हैं, इतने फाइटर्स देखे जाते हैं रशिया के बैकग्राउंड से जी, उठ जी। के आते हैं या इसी पर्टिकुलर एरिया से आते हैं, पूरे वर्ल्ड में, ऐसा क्यों है? क्या उधर का एनवायरनमेंट ऐसा है या एनवायरनमेंट भी है, एनवायरनमेंट का भी फ़र्क पड़ता है। दूसरा वो जो हबीब कहते हैं ना कि आई एम अ सन ऑफ माउंटेन्स, ये जो पहाड़ी लोग होते हैं ना जिसको हम मज़ाकन भी कहते हैं एज़ अ जोक, तू पहाड़ी है यार जा। लेकिन इन पहाड़ियों में ये नॉर्मल ह्यूमन चीज़ बीइंग? होती है। लेकिन अगर मैं एक बात करना चाहूँगा, लेकिन अगर आप शेर के शेर का एक पूरा ग्रुप हो और उसकी सरबराही जो है वो आप एक गीदड़ को दे दें, तो वो शेर गीदड़ बनेंगे। लेकिन अगर एक गीदड़ की पूरा ग्रुप हो, लेकिन उसकी आप सरबराही जो है, जो उसका कोच है या जो उसका सिपाही सालार है, वो अगर शेर रखे ना, तो वो गीदड़ भी शेर बनेंगे। तो ये है कि कोच जो है, कोच इस बिल्कुल ही अगर वो नरम रवैया रखे, ओ बच्चे को लग गई, ओ बच्चे को नहीं, तो इसका भी बड़ा क्राइटेरिया होता है। ये तो एब्सोल्युटली 100% है कि माहौल, सोसाइटी, क्राइटेरिया और एक जंगजू ज़हन माइंडसेट। रखते हैं, माइंडसेट रखते हैं वो लोग, और वो लोग बड़े सख्त हैं।
तो इस लिहाज से तो वो हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमारी सोसाइटी है ना, हमारे में ये पढ़ाई बुरी चीज़ नहीं है। मैं बिल्कुल इससे वो नहीं करता। स्टडी बहुत अच्छी चीज़ है। स्टडी आपको बोलना सिखाती है, शऊर सिखाती है। लेकिन मेरे पास जितने भी बच्चे आते हैं, जो यूनिवर्सिटी के बच्चे आते हैं, बिज़नेसमैन आते हैं और लॉट ऑफ डिफरेंट ब्रदर्स, बैकग्राउंड से हाँ आते हैं। जी, आप खुद भी आते हैं, आते रहे हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ कि ब्रदर ठीक है जॉब करो, लेकिन जॉब अगर ऐसी हो कि जिसमें आपको बस अपना दिमाग खा रहे हो, अपनी जान खा रहे हो, लीव दैट, दैट्स अ बुलशिट फॉर यू मैन। मतलब मैं कुछ वर्ड और यूज़ करूँगा, लेकिन एनीवे एग्ज़ैक्टली मैं समझ गया। तो वो मैं उनको समझाता हूँ कि यार अपनी जॉब करें। सेम इसी तरह अगर कोई बच्चा एक मैदानी इलाका जिसको हम कह सकते हैं, जिस तरह आपने कहा ना कि रशियंस जो है, आप ये थाईलैंडी ले लें, थाईलैंड में जो है ना, थाईलैंडी उसको आप ले लें तो वो अल्लाह माफ़ करे, वहाँ पे आप जाएँ तो अजीब ही आपको, आप पताया जाएँ, पॉकेट जाएँ, तो आपको ऐसे-ऐसे माहौल मिलेंगे कि समझ गया। लेकिन वहाँ पे भी फाइटर बन जाते हैं। फाइटर बनाना जो है ना, वो बनाने वाले का काम होता है। या एक फिज़िकली एक किसी को स्ट्रॉन्ग करना, फिज़िकली तो चलो एक आदमी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? एक गाय का बच्चा है, वो बहुत बड़ा होता है, लेकिन जब उसको कंट्रोल किया जाता है तो उसको लटा के वो छुरी फेर दी जाती है। तो एक वो चीज़ है, एक शेर का बच्चा है, तो शेर के बच्चे को आप जैसे ही ज़रा से देखो ये शेर का बच्चा है, खुदा ना ये आगे ना बढ़ी, ये खा जाएगा। या कहीं उसके बाप ना खड़ा हो, माँ ना खड़ी हो, हमला कर देगा, चीर-फाड़ के रख देगा। तो कोच पे डिपेंड करता है, जैसे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में टीचर जो है ना, सारे नहीं, मैं खुद मैंने रूट्स इंटरनेशनल स्कूल में जॉब की है, तो मैंने वहाँ पे प्रोफ़ेसर्स देखे हैं कि कुछ प्रोफ़ेसर सिर्फ़ आते हैं, पढ़ाते हैं, दैट्स ऑल। लेकिन कुछ ये है कि जान लड़ाते हैं। ईमानदारी में अगर बेईमानी की जाए तो फिर बच्चा नहीं बनता, ईमानदारी में ईमानदारी की जाए, तो फिर वो बात बनती है। रणबीर एक आप ही की सेइंग है कि जब आप जिम में आएँ, क्लब में आएँ, जब आप मैट पे कदम रखते हैं, तो जितनी भी अपनी प्रॉब्लम्स है ना, वो माइंड से वेव ऑफ वो करके आएँ। इस थ्योरी के बारे में थोड़ा-सा बताइएगा? असल में जिम जो है, जिम को हो गया, कोई मार्शल आर्ट्स के जो जिम्स होते हैं वो, जब एक आदमी हमारी सोसाइटी बड़ों की बात नहीं कर रहा, एक तो बिज़नेसमैन हो गए, माँ-बाप हो गए, वो तो बेचारे पहले से जो है ना वो उनके पीछे डंडा लगा होता है, कि भई ये अब ये क्या होगा? आजकल के जो नौजवान तबका है, जो बच्चे हैं, वो जब आते हैं तो इतना स्ट्रेस लेके आते हैं कि उफ़ माय गॉड! तो जैसे ही मैट पे आप आते हैं तो आपने पीछे जो दुनिया है वो भूल जाएँ। वो सारी दुनिया भूल जाएँ, जस्ट यू एंड योर कोच एंड द जिम, दैट्स ऑल मैन, फक एवरीबॉडी मैन, हम उसको सोचते ही नहीं है। तो वहाँ पे जो आप 1 घंटा, 2 घंटे या 3 घंटे गुज़ारते हैं, वो आपके माइंड को इतना रिलैक्स करते हैं, इतना रिलैक्स करते हैं कि मैं कहता हूँ कि एक आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, वो अगर आपके साथ डेढ़ घंटे लगाते हैं, हाँ, आपने ये किया, हाँ, आपने ये किया, तो नो मैन, उससे अच्छे ये डेढ़ घंटा है। वो डेढ़ 2 घंटे उससे ज़्यादा रिलैक्सेशन आपको मिलेगी। मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ कि अगर कोई एक होते है कि हमारे ग्रामीण माहौल होता है, गाँव वाला, तो जैसे मैं था, मैं अपने अब्बू के साथ बहुत ज़िद की कि मैं कराटे सीखने जाऊँगा। तो मैं माँ-बाप का एक ही बेटा हूँ, मैं माँ-बाप का एक ही बेटा हूँ, ना मेरे बहन है, ना भाई है, कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, 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 उसमें लगती हैं, उसमें ये होगा, ये उसमें आपको फेस करना पड़ा था। ये मुझे फेस करना पड़ा था। तो मतलब वहाँ पे ये था कि अब एक माँ-बाप के एक ही बेटा, जिसके ना आगे कोई है, ना पीछे कोई है, ना अग्गों कुछ होवे, ना पिछों। तो वो जब वो उसके वालिद और अम्मी और अब्बू वो कहे नहीं, नहीं, नहीं तुम्हें लग जाएगी, फलाना-टमकाना, बाद में तेरे बच्चे नहीं होंगे। ये भी हमारे पठानों में ये सिस्टम है। अब रणबीर ये मैं बात आपकी थोड़ी-सी हाइलाइट करूँगा। ये क्या मिसकंसेप्शन है कि ब बाद में तुम मोस्टली फ़िटनेस इंडस्ट्री से इस बारे में जोड़ा जाता है कि अगर आप कोई पर्टिकुलर गेम कर रहे हो हुँ। या किसी पर्टिकुलर फ़ील्ड में तो यार तुम्हारे मैनहुड पे बात आएगी या तुम्हारे ये पर्सनैलिटी पे बात आएगी। मुझे इसके इस बारे में थोड़ा-सा एक्सप्लोर करें प्लीज़। कह रहे जी अब मैं मर्दाना तो मतलब मैं आपके सामने हूँ तो मेरी तो तौबा इस्तग़फ़ार। आई एम अ 50 ईयर ओल्ड इन दिस टाइम, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह फील लाइक अ 25 ईयर बॉय या 25 ईयर मैन। मैं अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह आपकी जो फ़िटनेस देख के लगता नहीं है कि आप 50 एज के। तो रणबीर बचे कितने हैं आपके? मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह 11, 4 फ़ौत हुए हैं, 11 ज़िंदा हैं।
खैर और अगर स्टूडेंट्स को मिलाया जाए तो नहीं, अगर मैं वही जो जेनेटिकली बच्चे उनको मिलाऊँ और जो चलें जो सॉरी टू से बट जो फोर्थ हो गए उनको भी ऐड अप करो तो तकरीबन 16-15। 15-16 बन जाते हैं जी, 15-16 बन जाते हैं जी जी। कैमरा ज़रा जूम करे भाई को। आपकी एज 50 है एंड यू आर मच मच फिटर देन अ पर्सन जो 25 एज का है। लाइक ये ऑलरेडी आपकी फिटनेस इंडस्ट्री को ब्रॉडकास्ट कर रहा है कि फिटनेस आपको कहाँ तक, ऑल्दो ये कोई पैरामीटर नहीं है नापने का कि आप बहुत फिट हो तो आप कितने बच्चे होंगे, लेकिन ये भी एक पैरामीटर है जिससे आप जज कर सकते हो कि मुझे अपने आप को फिट क्यों रखना है। हाँ। ज़ुबान भी मुझे ये बताइएगा कि एक नॉर्मल बंदे को तैयार होने में अगर उसने फिटनेस आना है, एक फाइटर बनना है, पहले मुझे ये बताइएगा कि यू आर पर्टिकुलरली फ्रॉम व्हिच फील्ड? एमएमए, जुजित्सु, कराटे, ये किस फील्ड से हैं आप या बॉक्सिंग? मेरी जो फील्ड है वो क्योकुशिन कराटे है। मैं क्योकुशिन कराटे में ब्लैक बेल्ट 4 डान इंटरनेशनली फाइट्स की हैं, अफ़गानिस्तान, ईरान, थाईलैंड, इन मुल्कों में गया हूँ, लड़ी हैं फाइट, कुछ हारे हैं, कुछ जीते हैं। वैसे 35 फाइट्स की हैं, उसमें 11 हारा हूँ मैं और बाकी जीता हूँ। और ऐसी-ऐसी चोटें लगी हैं कि मेरी पसलियाँ टूटी हैं। अगर ये ब्रॉडकास्ट इंशाल्लाह जब स्पोर्ट्समैन देखेंगे तो क्योकुशिन कराटे में बहुत सख्त पंचेज़ होते हैं, वो सवाब समझ के मारते हैं। तो उसमें आपके थाई, इनर, पसलियाँ ये आपकी टूट टूट जाती हैं। तो मेरी रिब जो है वो ज़ख्मी हो गई थी, तो मैं एक डॉक्टर के पास गया तो मुझे कहते हैं तुम स्पोर्ट्समैन हो? मैंने कहा जी मैं मार्शल आर्ट्स कराटे कराटे का हो? मैंने कहा जी, जी। तो उसने मुझे बोतल दी, कहते हैं इसको ज़ोर मारो ना। वो जो मैंने ज़ोर मारा बोतल को तो मेरी पसली मैंने कहा टूट गई अंदर से। तो वो हवा से, प्रेशर से वो पसली अपनी जगह पे आती है। तो उसने मुझे इतना वो ज़हनी किया कि कहते तुम कैसे कराटे मैन हो? तुम ज़ोर नहीं मार सकते। आखिरकार मुझे भी जोश आया, मैंने कहा चलो पठानों वाला जोश लगाते हैं। मैंने ज़ोर मारा तो यहाँ से कड़क की आवाज़ आई और जगह सेट हो गई। फिर उसने पट्टी-शट्टी लगाया, दैट्स ऑल। तो बेसिकली जो मेरा स्टार्ट है वो क्योकुशिन कराटे से है। ज़ानवी एक नॉर्मल बंदे को जो इंटरेस्ट रखता है कि यार मुझे फॉर एग्जांपल आगे फाइटिंग में जाना है जी, जी। और एक एथलीट बनना है, जी, जी। उसे उसकी किस स्पेशलिटीज़ की ज़रूरत होती हैं और उसको रेडी होने में कितना टाइम लगता है फॉर अ रिंग? जी। इसमें शोएब भाई 2 अब एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। एक बच्चा ऐसा होता है कि या जो स्पोर्ट्समैन है वो ऐसा होता है कि वो कहता है कि जी मैं जस्ट फॉर अ जिम, इससे आगे मुझे मतलब वो माँ-बाप के आगे बेबस होता है। तो दैट्स अ गुड थिंग लेकिन अच्छा बहुत होता है। लेकिन वो जो माँ-बाप की तरफ से पुश होता है ना, उसकी वजह से वो दिली, मेंटली कमज़ोर होता है। तो वो फाइट में झिझकता है बहुत ज़्यादा। तो वो डरता है। एक होता है जिम फाइटर, एक होता है कि जो रिंग में जाए, रिंग में जो चढ़े। तो ये 2 कैटेगरीज़ हैं। लेकिन कहते हैं कि जो लड़का जिम पे मैट पे 1 साल प्रैक्टिस करे और एक लड़का उसके मुकाबले में आया 2 महीने प्रैक्टिस की और रिंग में जाके लड़ा, तो वो उससे बेहतर है। बजाय जिसने 1 साल मैट प्रैक्टिस की या डोजो जापानीज़ में डोजो बोलते हैं, तो जहाँ पे हम प्रैक्टिस करते हैं उसको डोजो बोलते हैं। तो ये है कि दोनों का क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया, लेकिन मिनिमम जो टाइम चाहिए होता है, अब कुछ लोग जाते हैं तो हम आपको 1 महीने में फाइटर बना देंगे, 2 महीने में फाइटर नो, 2-3 महीने तो कम से कम उसको पंचिंग में और किकिंग में और उसका स्टैमिना बनाने में और उसका डर, खौफ, फिर उसकी आँखें बंद हो जाती हैं, जब पंच पड़ता है यूँ-यूँ करता है और नीचे देखता है, उसको चोटें लगती हैं। मेरा बेटा है अपना, तो उसको मेरे स्टूडेंट ने गिराया, उसका शोल्डर तोड़ दिया, जबकि स्ट्रॉन्ग फ्रंट ऑफ यू। तो ये है, फ्रंट ऑफ व्यू उसका शोल्डर टूटा, 6 महीने की रेस्ट दी डॉक्टर ने 6 हफ्ते की सॉरी 6 वीक्स की। तो बेटे ने 1 हफ्ते में के बाद आके कहते अबू जी मैंने पंचिंग करनी, मैं कहा ला फिर कर और मैं किया था। तो वो जब शुरू हुआ उसका फिर डैमेज हुआ, मैंने कहा बेटा घुट के रख, अब नहीं करना तूने। लेकिन अभी ये है कि स्लोली-स्लोली चल रहा है। तो अगर हम फाइटर को लेके चलें कि यार इसने फाइटर बनना है, तो उसको मिनिमम जो अरसा है वो 1 साल चाहिए, मिनिमम 1 साल। वैसे ये उस लड़के पर है
और उसके माँ-बाप की सपोर्ट पर है। अगर सपोर्ट अच्छी हो तो वो विदिन 1 मंथ वो रिंग में जा सकता है। अपनी उस पे डिपेंड करता है। उसकी मेंटालिटी पे और पेरेंट्स पुश, मेन चीज़ पेरेंट्स पुश है। पेरेंट्स अगर अपने बच्चे को कहेंगे ना कि तू क्या कर रहा है, ये तू मार सपोर्ट शो कराएँ पेरेंट्स। सपोर्ट नहीं शो कराएँगे तो बच्चा तो डू यू थिंक कि आजकल के पेरेंट्स थोड़े से इस मामले के लिए सपोर्टिव हैं? नहीं, बिल्कुल सपोर्टिव आजकल के नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं। मेरे लाइक पास आते हैं ये बड़ी मेरे लिए बड़ी मैं ये मेरे पास सारे पढ़े-लिखे जो हाई सोसाइटी के बच्चे हैं, लो मिडल क्लास के नहीं आते, मेरे पास अपर क्लास के बच्चे आते हैं। मैंने उनको देखा है, मुझे कॉल्स आती हैं उनकी, "सर आज मेरे बच्चे को चोट लगी।" उनकी मम्माज़ मुझे फ़ोन करती, "सर वो बच्चे को चोट लगी, अभी तो इसको 1 महीना भी नहीं हुआ और फॉर गॉड सेक चोट ना लगेगी तो वो चोट बर्दाश्त कैसे करेगा? उसको वो ज़ख्मी नहीं होगा तो वो ज़ख्म कैसे बर्दाश्त करेगा?" मर्द बनाया होगा। हाँ, तो मर्द तो है नहीं, ऐवी नहीं बनता ना। मैंने उनके मामाज़ को बाप को नहीं, बाप क्योंकि खुद मर्द है, जो अपने बच्चों को जो स्टूडेंट्स हैं मेरे, उनसे मैं ये कहता हूँ कि बेटा मर्द की ज़िंदगी में सुकून नहीं है। उसकी ज़िंदगी में मर्द की ज़िंदगी में कंफर्टेबल ज़ोन नहीं है। मर्द अगर है तो वो सैक्रिफाइस कर सकते हैं, बस ठीक है, चलते हैं। 4 दिन की उसकी खुशी मिल गई तो उसको तकरीबन 1 महीने का ब्लड डोनेशन मिल गया समझिए। तो मर्द की ज़िंदगी में अगर हम ये सोचें कि यार खुशियाँ और मतलब ना वो चिल ना, 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 ना। मर्द की कोई भी मर्द है, चाहे वो आप बिल गेट्स को ले लें, चाहे वो आप ये जो एलन मस्क है इसको ले लें, तो चलना तो है। आप अगर शाहरुख खान ने एक इंटरव्यू दिया था कि जी मर्द के लिए आराम हराम है। ही इज़ एब्सोल्युटली 100% राइट ट्रू कि अगर मैं इन द एज ऑफ 50 यकीन करें मैं 2 बजे जाता हूँ, 2 से 5 बजे तक मेरे पास लेडीज़ आती हैं। अब लेडीज़ के साथ मुझे लेडीज़ बनना पड़ता है। रणबीर, एक बात में मैं इंटरप्ट करूँगा और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस चीज़ को हाइलाइट करूँ। हम यहाँ पे ना एक जो हम बात करें इसमें एक फीमेल ट्रिगर ना हो जाए कि यार ये मर्दों की बात कर। आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट दी वाइब, मस्कुलिनिटी वाइब। या इन एब्सोल्यूट चीज़ों को फेस करने में हम मर्द की मर्दानगी की बात कि आप चीज़ों को लेना सीखें अपने ऊपर। ज़ख्म को बर्दाश्त करना सीखें, चाहे वो लेडीज़ में। अब आप एक क्लब में मैंने आपको देखा है जब आप लेडीज़ को ट्रेन कर रहे होते हैं तो आप बिल्कुल उनके उनके लेवल पे आके कर रहे हैं और उनको भी पैम्पर नहीं करते आप उनको भी उतना ही हार्श गेम करवाते हैं जितना आप लड़कों को भी करवा रहे होते हैं। तो आई डिडंट फील एनी टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स व्हेन यू आर ट्रेनिंग। बिल्कुल ऐसा ही होना तो चाहिए। यहाँ पे आप क्या इस कॉन्टेक्स्ट में ही बात कर रहे हैं कि चीज़ों को अपने ऊपर लेना पेन लेना सीखें? जी। एक मूवी आई थी रॉकी। रॉकी मूवी में जब वो छोटा बच्चा था, अब बात लेडीज़ पे आती है तो लाज़मी जो है, मैं मूवीज़ को जब जब भी कोई भी मूवी देखता हूँ तो उसमें अपने लिए या सोसाइटी के लिए जो बेहतर होता है वो वर्डिंग अपने पास रख लेता हूँ। तो वो रॉकी जो है वो बच्चा होता है और वो अपनी माँ के पास भाग के जाता है कि फिर वो इसकी एक और औरत होती है वो शिकायत लगाती है कि इसने जो है ना ग्रुप बनाया है बच्चों को मारने के लिए और इसको समझाएँ आप। तो उसकी माँ के पास जब वो आता है तो माँ ने उसको यूँ पहले तो वो झंझोड़ती है कि क्यों अकेले जाओ लड़ने, ग्रुप क्यों बनाया है? तो देखिए जब स्ट्रॉन्ग ख़वातीन होंगी, स्ट्रॉन्ग फीमेल्स होंगी तो बच्चे कैसे पैदा होंगे फिर? स्ट्रॉन्ग लेडीज़ अगर फीमेल स्ट्रॉन्ग ना हो ना, सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि कहते हैं ना कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। औरत अगर बिगाड़ने पे आए तो बड़े-बड़े लोगों को बिगाड़ देती है और अगर अच्छाई पे आए तो वो एक खंडर को जो है ना महल बना देती है। तो औरत का तो मुआशरे में मेन किरदार है। अगर हम अपने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ले लें तो बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा, हज़रत आयशा, हाँ, बीबी खदीजा। तो इस प्लेटफ़ॉर्म से अगर हम देखें तो औरत का स्ट्रॉन्ग होना मुआशरे में, मुआशरे को दरअसल स्ट्रॉन्ग करती है। ज़रूर। आज़मान भाई, अ, आपने काफ़ी सारे एथलीट्स यहाँ तैयार किए। वही काफ़ी सारे एथलीट्स जो हैं नेशनली और इंटरनेशनली लड़े हैं। अ, मुझे उन एथलीट्स के बारे में बताइएगा प्लीज़। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही लिमिटेड टाइम में जो है मेरे बहुत अच्छे एथलीट और जिन्होंने अपना नाम बनाया, मेरा नाम बनाया, मुल्क का नाम बनाया। क्योंकि हम किसी मुफ़ाद में नहीं लड़ते, हम सिर्फ़ झंडे के लिए फ़ाइट करते हैं। नॉट फॉर आवरसेल्फ, नॉट फॉर ओनसेल्फ। हाँ, इसमें बिज़नेस है एमएमए में,
बिज़नेस है, इसमें आप बिज़नेस कर सकते हैं, अगर एमएमए आप करते हैं बिज़नेस एक पीक पे जाके समझ में आता एक पीक है, पे। जब आपको अपने आप पे इन्वेस्ट बहुत कुछ करना पड़ता है। जी, एमएमए में इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होती, बॉडी बिल्डिंग में फिर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है, इसमें इतनी नहीं होती, लेकिन आजकल एमएमए थोड़ा-सा महँगा हो गया है, बिकॉज़ ऑफ कैंप लगाना, फिर इंटरनेशनली टीचर कोचेज़ के पास जाना, फिर वो जो रिटायर्ड फाइटर्स होते हैं, उनके पास जाके उनकी एक मखसूस चीज़ों को पिक करना, तो उसके थोड़ा-सा है। रणबीर, अभी आपके कुछ एथलीट्स जो हैं, जो हमने देखे वो नेशनल इंटरनेशनली फाइट किए, एंड वन ऑफ योर फाइटर्स जिसने जो भी नेशनली खेला और आज तक कोई भी फाइट नहीं हारा। जी, वो गुल ज़मानी है, तो गुल ज़मानी ही इज़ वन ऑफ अ ग्रेट फाइटर इन पाकिस्तान, और इसने अभी तक जो है माशाल्लाह 10-0 रिकॉर्ड है, और मतलब हमने पाकिस्तान के जितने भी अच्छे फाइटर्स हैं, जितने भी अच्छे मतलब फाइटर जब अच्छा फाइटर अच्छे के सामने आए ना, तो फिर वो मुझे उसकी वर्ड नहीं समझ आ रही कि क्या यूज़ करूँ। लेकिन इसने अपने एक बहुत मुख्तसर वक़्त में, और इसके पास मतलब वो उतने वसाइल ना होने के बावजूद इसने उनको बीट किया, उनसे फ़ाइट की, और फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड में उससे जीते। तो ये इसकी मेहनत, लगन है, और बाकी नो वर्ड्स, इसका नाम है गुल मोहम्मद ज़मानी। सो गुल मोहम्मद ज़मानी, वेलकम द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। अब आज आप जिस लेवल पे हो, मैं आपको बिल्कुल बिगिनिंग लेवल से देखा है, विच यू अ लॉट, माशाल्लाह। टेल मी अबाउट योर जर्नी कि आप अब जिस लेवल पे हो अब। ये चीज़ें हमें ना मोस्टली बॉडी बिल्डर्स को देखने को मिलती हैं कि एक जब वो एक लेवल तक आता है तो उसको बिजनेस मिलता है, शूट्स वगैरह मिलते हैं। मैंने बहुत कम ऐसे एथलीट्स देखे हैं जिसने बहुत कम टाइम फ्रेम में इस इंडस्ट्री के अंदर रहते हुए इतना अच्छा नाम बनाया, और आज ब्रांड्स, पीआर्स वगैरह खुद आपको अप्रोच करती हैं। आप ये सब किस तरीके से देखते हो, एंड जो इतना कुछ भी आपने अचीव किया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं अपना उस्ताद का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि मैं जब आया था 2019 में आया था तकरीबन, तो मेरा जैब क्रॉस जो पंचिंग होती है उसके नेम होते हैं ना, तो मेरा जैब क्रॉस भी ठीक नहीं था। मतलब मैं बहुत जो ज़ीरो से स्टार्ट करने वाला था, मैं वो बंदा था कि ज़ीरो से मैंने स्टार्ट की, और करते, 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 करते सर ने जो मेहनत की, और सर ने जो माइंडसेट मुझे बताया, जो क्योंकि एक फाइटर के लिए माइंडसेट बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपके पास मेंटली आप स्ट्रांग नहीं हो और फिज़िकल आप स्ट्रांग हो, मतलब जैसे जिम बॉय होते हैं, वो होते हैं मोटे और फिज़िकली बड़े स्ट्रांग होते हैं और मेहनत भी करते हैं, ऐसे नहीं कि मेहनत नहीं करते। लेकिन एक माइंडसेट उनके पास उस तरीके के साथ नहीं थे जिस तरह एमएमए फाइटर के साथ होते हैं। सबसे पहले तो मुझे जो प्लानिंग दी गई इस उस्ताद की तरफ से रेसलिंग पे काम करना, क्योंकि रेसलिंग एक एमएमए की समझो कि 80% काम आता है। क्योंकि अगर आप ग्रैपलिंग और जो रेसलिंग ओलंपिक रेसलिंग होती है, तो सबसे पहले इस पे काम किया हमने, और इसके बाद हमने स्ट्राइक पे काम किए। स्ट्राइक के बाद अब करते-करते फर्स्ट फाइट हुई थी मती के साथ, जो क्योंकि हाँ, वो काफ़ी तो प्रेशियस फाइट थी मेरी, चैलेंज फाइट थी ना? चैलेंज फाइट थी पूरा। किसी पर्टिकुलर कंट्री से आए थे? नहीं, इधर ही थे, लेकिन वो जैसे मुखालिफ नहीं होते, मतलब एक शेफ अगेंस्ट। के साथ? हाँ जी। जी, जी। तो वो मेरे लिए टफ चैलेंज था, क्योंकि अभी मैं रेसलिंग मैंने नेशनल चैंपियन को 3 टाइम चैंपियन था, मैंने उसको हराया, लेकिन उसमें इतना प्रेशर नहीं था। नॉट अ 3 टाइम चैंपियन बडी, ही इज़ आल्सो आईएमएमएफ वर्ल्ड का जो है सिल्वर मेडलिस्ट। सिल्वर मेडल, सेकंड पोज़ीशन है ये उसकी वर्ल्ड में। जी, बिल्कुल ऐसा। पूरा बोलो ना। पूरा यस सर। ज़ीशान अकबर, ज़िश बहुत अच्छा फाइटर है, बहुत अच्छा फाइटर। काफ़ी अच्छा फाइटर है। तो हाँ, उस फाइट में जो मेरे पहली फाइट थी, उस पे ज़्यादा प्रेशर था। क्योंकि इस वो फाइट से उस फाइट। उस फाइट पे ज़्यादा प्रेशर था, एक चैलेंज फाइट था मेरे लिए, क्योंकि वो मेरा करियर का फर्स्ट फाइट था, और ऐसी फाइट थी कि वो मैं बयान नहीं कर सकता, वो ज़्यादा एक्साइटेड। मतलब उसमें ये था कि इसने मुझे देखा कि यार अब उस्ताद जी आप फ़िक्र ना करो ना, सर आप फ़िक्र ना करें, मतलब मेरी रंगत कैसी हुई होगी। तो मतलब इस बाकी कोई फाइट इतनी नहीं थी जितनी वो।
ये पहली फाइट पहली फाइट आपने अपना बच्चा पहली बार रिंग में उतारा। हाँ तोबा तोबा मुझे ऐसा लगता है कि एथलीट से ज्यादा जो कोच है वो तो ज्यादा कॉन्शियस है। कोच के पट के हाथ में आती। हाँ, अच्छा उसमें मज़े की बात ये बताऊँ, मेरा मेंटली पावर इतना ज़्यादा हुआ था, मतलब उस टाइम मेरा हुआ था 5 से 6 महीने, और मेरा मेंटली पावर इतना स्ट्रॉन्ग था कि जब मैंने कोच को देखा ना, तो कोच ज़्यादा प्रेशर में था। ऐसे ही है ना? रंगत उड़ चुकी थी। मैं आपसे क्या करूँ, फट के हाथ में आती है। 50% फाइटर लड़ता है। सर भी ये वही फाइट है जो हम लोग सारे ऑनलाइन बैठ के देखे। नहीं वो लेगेसी था, वो भी पाकिस्तान का बड़ा अच्छा फाइटर है जिशा। हाँ। हाँ, ये मेरे ख्याल से जी फ़हीम उसका नाम है, फ़हीम खान। वो बहुत स्ट्रॉन्ग फाइटर, लेकिन जब फाइटर आपका घुसता है ना अंदर, तो उस वक्त आपको अपनी औलाद भूल जाती है, माँ बाप भूल जाते हैं, दुनिया की कोई और चीज़ भूल जाती है। आपको ये भूल जाते हैं कि भाई इसराइल ने अटैक कर रहे हैं। नो मैन, फक दैट मैन। हाँ, आपको फाइटर, अब फाइटर लड़ रहा होता है तो कोच ने जो है उसको देखना होता है, जज करना होता है, क्योंकि फाइट एक कोई ऐसा पंच होता है या कोई ऐसी जगह कि खाली है, वहाँ पे घुसा दो उसको। तो 50% जो है ना वो कोच लड़ता है, और कोच की जो है ना उस वक़्त हालत ऐसी होती है कि आप कोच को पीछे से डंडा भी तो वो कहते हैं, "ओ यार सब्र कर जा 1 मिनट है।" मैंने अक्सर फाइट्स देखी हैं, ये अक्सर मूवीज में से जो एथलीट लड़ रहा होता है, कोच बहुत पैनिक हुआ होता है बाहर, वो चीख रहा होगा ये कर वो कर। तो जो अब आप भी एथलीट होते हो, आप फाइट कर रहे होते हो, तो आप लोग किस तरीके से दूसरे की बात समझ पाते हो वहाँ पे फाइट के दरमियान? आपके टोटली फोकस वहाँ पे अगले बंदे के ऊपर होगा आपका। अब वहाँ से वो कह रहे हैं कि यार ये वाला दाव लगा नहीं ये लगा, तो आप उस चीज़ को किस तरह आप लोगों की बॉन्डिंग कैसी होती है? ऐसा होता है शोएब भाई कि जब फाइटर रिंग में लड़ रहा होता है ना, पहले तो हमने अगले फाइटर को रीड करना होता है, उसको स्टडी करना होता है कि इसकी कौन-सी चीज़ कितनी स्ट्रॉन्ग है। वो जब स्टडी करके उसके बाद फिर अ, हम आपस में प्लान बनाते हैं। फिर ये प्लानिंग ऐसी होती है कि जो हमारे जिम में और फाइटर्स हैं, मिसाल के तौर पे मेरे पास अभी अल्हम्दुलिल्लाह 10-15 फाइटर्स हैं, लेकिन इसको अगर मैं गाइड करूँगा तो उनसे छुप के। मतलब आजकल एतबार जो है ना वो सिर्फ़ माँ-बाप के अलावा और किसी पे नहीं करना चाहिए। मैं इस सेंस में कह रहा हूँ। तो मैं इसको कहता हूँ कि भई इस तरीके से ये चीज़, फिर हम कोड वर्ड भी यूज़ करते हैं। फिर हम समझते हैं हाँ भाई ये बलोची है तो उर्दू बोलो या पंजाबी बोलो। अब मैं अगर पंजाबी च गल करां तो मुड़ी पंजाबी स्ट्रॉन्ग है, तो मैं ऐसा फिर आना कि भई नहीं यहीं मारो यहीं ये तो इत्थों है नहीं मार से। तो वो फिर अगला तो नहीं समझता, पठान हो तो उसके सामने तो बिल्कुल ही कड़क पंजाबी बन जाते हैं। ये सफर टेक्स्ट एरिया पंजाबी बोल। सा नहीं, अगर अगर पठान है तो फिर हम कहते हैं यार इन्नू इत्थे फड़ लै ते मेरे को लै आ, इद्धरों फिर तू मारी। फिर हम उसको ये, क्योंकि वो पश्तून है, सामने बोल दिया क्या लगा 10 ही हुआ, वो जल्दी जज करता है, खड़प करना उसको। वही चीज़ उल्टा हाँ, वो हमारे फाइटर पे ये अप्लाई होता है। तो पहले तो ये है कि इसकी माइंडसेट यहाँ बनाना पड़ता है। फिर जैसे फाइटर चल रहा होता है, कोच ने वैसे चलना है, कोच ने वैसे चलना है। लो बेसिकली एथलीट की फाइट कोच की फाइट होती है। ज़रा से अगर कोच ने गलत वर्ड यानी गलत से मुराद के उसने गलत गाइड किया, फाइट गई, वरना वो जीती हुई फाइट हार जाता है। ज़रा सी एक मिस्टेक, माइनर मिस्टेक, अगर उसने कह दिया वो ट्रायंगल लॉक में है या हेड लॉक पे है, वो आरएनसी पे है और वो आरएनसी पे फंसा हुआ है, और उसको कहते हैं नहीं तुम वो लेफ्ट से जा सके, तुम राइट से घूम जाओ, राइट से घूमो, उधर उसकी गर्दन गई हो खड़क, या तो वो गर्दन टूटेगी और या फाइट हार गई या वो टैप आउट करेगी। सन भी जो आपको ओवरऑल एक्सपीरियंस है, कभी ऐसा हुआ एथलीट मर गए हो रिंग में? नहीं, नहीं, मरना नहीं है। मैं इंटरनेशनली मैं इंडिया, ईरान, अफ़गानिस्तान, थाईलैंड, कनाडा, अमेरिका, हाँ, इतने मुल्कों के मैंने रेफ़रीज़ किए इन पाकिस्तान। इत तो यू आर द इंटरनेशनल रैप। या एब्सोल्यूटली अल्हम्दुलिल्लाह। तो इतने मैंने फ़ाइट के रेफ़र किए हैं, लेकिन मरा कोई नहीं। हाँ, लगती ऐसी हैं कि बस ना पूछें। वो कहते हैं ना मत पूछ क्या हाल है मेरा तेरे आगे। गूगल मुझे ये बताएं कि सबसे डेडलीस्ट फाइट कौन सी लगी अब तक की, जहाँ ये लगा हो कि यार ये पहली फाइट वो तो पहली फाइट में तो जैसा ना कि पहली फाइट थी फाइनल है, उसके बाद इतनी फाइट्स हुई जिसमें ये लगा कि यार ये टफ टाइम दे रहा है मुझे। हाँ, ऐसे तो मुझे कोई भी नहीं नज़र आ रहा। सारी टफ़ होती हैं, लेकिन ईज़ी नहीं होते। मैं जो हूँ मेरा माइंडसेट जो है, कोई भी ऐसा फाइटर नहीं है कि वो मेरे सामने आ जाए और मैं प्रेशराइज़ हो जाऊँ, कोई भी ऐसा नहीं है। अब ये जो अभी दोबारा इस पे बात आ रही है, ये जो 3 टाइम चैंपियन था और एशियन सिल्वर मेडलिस्ट भी था, एशियन नहीं, आईएमएफ। आईएमएफ एशियन मेडलिस्ट था ये।
इसका जो गेम प्लान था या ये जैसे ट्रेनिंग कर रहा था, काफ़ी हाई लेवल पे कर रहा था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मेरा माइंडसेट जो कोच ने प्लानिंग दी थी, बस वो एक ही किक उसका जो है ना काफ़ी था। और उसी के साथ पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह एक शौक सा हो गया। ऐसे ही था ना सर? शॉक, बिल्कुल शॉक। जी। और जो यूएफसी के फाइटर हैं ना, जिसने इसी किक पे नॉकआउट किया था, उसने इसके जो है ना वो उस किक पे कमेंट किया था। हाँ, तो ये हमारे लिए खुशाइन बात है। बहुत ज़बरदस्त। आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पे आने के लिए आने तक कितना टाइम लगा? क्योंकि अभी माशाल्लाह अभी इतनी भी फाइट्स मेन स्ट्रीम मीडिया पे नज़र आ रही होती हैं। और ज़मान भी एक बात को बैकअप कीजिएगा कि पाकिस्तान में जब से ये एमएमए ये तो ये अगर हम पिछले 8 से 8 7-8 से पीछे जाएँ, तो स्कोप नहीं था। नहीं था, नहीं था। अभी हमें स्कोप इसका आस्ता-आस्ता नज़र आ रहा है। है, बिल्कुल है, जी। तो अब लगता है कि आने वाले टाइम पे इसका अच्छा टाइम आने पाकिस्तान में बहुत अच्छे फाइटर्स हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग फाइटर्स हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग एथलीट्स हैं, बहुत बेहतरीन किस्म के मेल एंड फीमेल फाइटर्स मौजूद हैं। लेकिन ये है कि थोड़ी-सी सरपरस्ती होनी चाहिए और हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि हम एक तो पार्टीबाज़ी में जो है ना, अब हम स्पोर्ट्स बीइंग अ स्पोर्ट्समैन, अगर मैं स्पॉन्सर माँगता हूँ किसी से, अब मुझे तो पहले ये सोचना पड़ेगा यार, अगर मैं नून लीग वाले के पास गया तो पीटीआई वाले नहीं देगा। पीटीआई वाले के पास गया तो वो जमीयत इस्लाम वाले जो भी हैं, वो नहीं देंगे। यहाँ पे हमें फिर बहुत तरीक़ेकार के साथ बीइंग अ स्पोर्ट्समैन, अगर स्पोर्ट्समैन किसी सियासी पार्टी के पास आता है, तो वो जो सियासी रहनुमा हमारा है, उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि यार ये इस पार्टी किस पार्टी का है, किस नहीं, भई वो मुल्क के लिए लड़ रहा है, अपनी सिटी के लिए लड़ रहा है। अब हम इंटरनेशनली जब वो ज़ाहिद वॉरियर खान मेरा एक स्टूडेंट है, जिसने इंडिया से फाइट जीती है, तो उसके जब कॉल आउट हुआ तो उसने कहा फ्रॉम टेक्सला वर्क, तो बिकॉज़ दैट माय सिटी, माय मदरलैंड एक किस्म का, तो मैं मुल्क के बाद अपनी सिटी का नाम मैंने रिप्रेज़ेंट किया है। तो अब हम इस डर की वजह से भी जो है ना कि अगर स्पॉन्सर माँगने जाते भी हैं, तो बड़ा अजीब-सा पहले 100 दफ़ा सोचते हैं कि यार किसके पास जाएँ। तो स्कोप है, स्कोप बहुत अच्छा है। ऐसे फाइनेंशियल एड सपोर्ट फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहिए। हमारे जो हमें जो सपोर्ट मिली है वो है ये साद अली खान साहब, अल्लाह उनको खुश रखे, नाम मैं उनका लाज़मी लूँगा। पीटीआई पीटीआई के जो हैं, उन्होंने हमें दावत दी थी और हमें सपोर्ट किया और बड़ा अप्रिशिएट किया, तो आई लव दैट पर्सन, क्योंकि उन्होंने बड़ा कुछ हमारे लिए किया है। ये नहीं कि उन्होंने हमें डॉलर्स पकड़ा दिए, फाइटर को इज़्ज़त चाहिए होती है और उसको थोड़ा-सा फ़ेम चाहिए होता है, और अगर माइनर्स आप उसको स्पॉन्सर कर दें तो ये एक बिग बिग वर्ल्ड फॉर हिम। तो साद अली खान साहब का जो है मैं मशहूर हूँ। ज़ुमान भाई एक नॉर्मल बंदे के लिए फ़िटनेस कितनी ज़रूरी है अभी? और स्पेशली मुझे एज वाइज़ बताइएगा कि एक जॉबियन है, जॉब वगैरह करता है, वो नहीं टाइम दे पा रहा जिम को, क्लब को आने के लिए, उसको अपने लिए क्या करना चाहिए? जो नहीं आ पा रहा। नहीं आ पा रहा। एक तो शोएब भाई ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल जो बॉस के नीचे होते हैं ना, अल्लाह! उनके तो माइंड उफ़! ना पूछें, वो जो टिन नहीं होती पेप्सी की, वो इस तरह जकड़ा होता है वो। एक तो ये जो जॉब वाले लोग होते हैं, इनको तो लाज़मी हर सूरत में जिम जॉइन करना चाहिए। कुछ एक्सक्यूज़ का चांस नहीं। नहीं, नहीं, एक्सक्यूज़ नहीं है। कुछ भी हो, उनको जिम जॉइन करें और ऐसे कोच के पास जाएँ जो उनकी वो थकावट और जो भी हो वो दूर कर दे। जिस्म भी इजाज़त ना दे रहा हो कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल पर्सन वो 6 बजे आ रहा है जॉब से, "ए यार, अब इतनी पैक हो गई है ना कि मैं क्लब नहीं जा सकता।" नहीं, उसकी वाट लगानी पड़ेगी। उसको आप चाहे सेक्सुअली अब्यूज़ करें या जो भी करें, उसको आपने करनी है। उसको कहेंगे आ जानी, तूने गेम करनी है। स्पेशली जॉब वालों के लिए तो जो है ना, मैं तो उनको ये लाज़मी कहूँगा कि वो जिम आएँ। फॉर अ हाफ ऑवर, फॉर 1 ऑवर वो लाज़मी आएँ। फॉरगेट इट दैट कि जिम कितना गर्म है, कितना ठंडा है। आप आओ यार। लेकिन कोच जो है ना, वो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक चले, क्योंकि उसको स्ट्रेस होता है। और इन द एज हमारे जो आजकल के बच्चे हैं, बच्चे तो नहीं कहेंगे खैर, नौजवान, बल्कि जवान, 25 से लेके 35 तक, यकीन करें ऐसे लगते हैं जैसे 25 वाला 45 में हो और 35 वाला जो है वो 55 और 60 में हो। बड़े-बड़े पेट और जिस्म उनका, चेहरा इनका ऐसे जैसे उसकी किसी ने बलात्कार कर दिया है और कपड़े उतर चुके हैं, नंगा हो चुका है, ऐसे-ऐसे करके आ रहा होता है। तो पेट उसका कहीं जा रहा है,
बाकी मैं नहीं कहता हूँ, चलो वो कहाँ जा रहा है, समझ गया हूँ मैं। तो ज़ुबान लाज़मी जॉइन करना चाहिए। अच्छा ज़ुबान भाई, अक्सर आपकी ये सेइंग है जिम में जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं, आप ट्रेन करते हैं, बोलते हैं कि भाई मेरे पास आओगे ना, मैं डाइट का इतना ख्याल बेशक ना करना। व्हाई नॉट फोकसिंग ऑन सो मच डाइट? डाइट तो एक मेनली ज़रूरत है, लाइक आप उस पे क्यों इतना फोकस नहीं कर पाते? एक तो डाइट जो है ना, पहले ही हमारी खुराक ऐसी है ना, अल्लाह माफ़ करे, ऐसी खुराक मुर्गियों की भी नहीं होती। एक तो हमारी डाइट जो है वो ऑलरेडी जो हमें सब्ज़ी मिलती है, गोश्त मिलता है, वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। वो बिल्कुल वो लेवल का है ही नहीं। दूसरी बात ये है कि डाइट के लिए सिर्फ़ उसके लिए नमक, चीनी, मैं ज़रा उर्दू में बोलूँ कि हमारा ये जो एरिया है ये ज़रा एग्ज़ैक्टली। खुल गए, नमक, चीनी और सुर्ख़ मिर्चें, ये छोड़ दें और अपनी डाइट में थोड़ा-सा ज़ैतून का तेल शामिल करें, दैट्स इनफ। और अगर किसी को स्ट्रेस है बहुत ज़्यादा, एक छोटी-छोटी बातों पर सोच लेना, इतनी सी बात होगी, इतना सा ओवरथिंकिंग। ओवरथिंकिंग तो क्या, वो बिल्कुल ही मतलब ही फक हिमसेल्फ मैन। तो वो जो वो उसके लिए जो है अश्वगंधा होता है, अश्वगंधा, तो उसके कैप्सूल बनाएँ, वो खाएँ, 2 टाइम, ज़्यादा नहीं 2 टाइम, वो 1000 एमजी के कैप्सूल बनाएँ, वो खाएँ और थोड़ा स्ट्रेस से निकलें। कुछ अभी हमारे पास एक लड़का आता है, नाम मैं उसका नहीं लूँगा ऐसे ना वो माइंड कर जाए, तो उसने मुझसे कल बात की है कि मैं इतनी सी बात को सोचता रहता हूँ, सोचता रहता हूँ, सोचता रहता हूँ। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने हाथ ज़रा-सी किसी को टच किया ना, मिसाल के तौर पे मोबाइल की स्क्रीन है, वो गंदी है, उसने साफ़ किया, वही, वही। हाँ, तो ये अभी इनका साइको प्रॉब्लम बन गया है। अब इन साइको प्रॉब्लम वाले के लिए मेन चीज़ अच्छी है कि मिट्टी, उसको कहो भाई साफ मिट्टी है, या उसको अपने साथ ही मिट्टी में ले जाओ। उसके हाथ मिट्टी में धो, पाँव उसके नंगे करो, यहाँ-यहाँ तक उसको मिट्टी में नहलाओ, तो इंशाल्लाह विदिन 1 मंथ वो रिकवर हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि ऐसे जो साइको पेशेंट बन जाते हैं, तो वो जब जिम में आते हैं तो उनके आपने माइंड को पढ़ना होता है। विदाउट स्टडी ऑफ हिज माइंड आप उसको कुछ नहीं करवा सकते, क्योंकि यूरिक एसिड जो है ये जब बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली ये माइंड पे असर करता है। तो इन द फ्रॉम 25 टू 40 इनके साथ जब ऐसे कोई मरीज़ या ऐसे कोई लोग आते हैं, तो उनको उनके साथ हम पसीना लग के ना, उनको गुथम-गुथा होते हैं, ग्रैपलिंग कर एग्ज़ैक्टली वो करते हैं, तो वो खुद ब खुद सेट होते हैं। डाइट का जो आपने क्वेश्चन किया है, तो डाइट इतनी स्ट्रॉन्ग जो डाइट है कि जी ये भी छोड़ो, ये भी छोड़ो, ये भी छोड़ो, नो मैन। नमक, चीनी, सुरख मिर्च इसको छोड़ दें, और जो हमारे ऑलिव ऑयल है इसका। डालडा वगैरह ऑयल इसको छोड़ दें, उसकी जगह थोड़ी सी ज़ैतून ले लें, ज़ैतून ऑयल, तो वो खाएँ इंशाल्लाह। बाकी हाँ, थोड़ा-सा पिज़्ज़ा, बर्गर, वो मैं एक दोस्त के साथ गया था, तो सर इफ यू डोंट माइंड स्पाइसी कर लें? वो मैं कहा जो हुआ स्पाइसी कर लें, स्पाइसी पहले ये नहीं खाया जाता। अगर आप पिज़्ज़ा खाने जाए भी ना, तो आप उसके साथ कोल्ड ड्रिंक ना पिएँ, रूम टेम्परेचर का पानी लें, फिर भी ठीक है। पिज़्ज़े के साथ हम जो है ना, वो लाज़मी इतना बड़ा बर्गर होता है, पिज़्ज़ा हम लेते हैं और वो उसके साथ वो पेप्सी हम पीना शुरू कर देते, तो उधर गरम, उधर ठंडा, उधर गरम, तो उसने तो के रख देना है। ज़ुबान भाई, जो जैसे अभी आपने डिस्कस किया है कि डायबिटिक जो पेशेंट है, लाइक डायबिटिक, यूरिक एसिड, ये आजकल और हार्ट का प्रॉब्लम स्पेशली बहुत ये बच्चों में भी आ रहा है, लाइक जो 25 से 30 साल की कैटेगरी में। ऐसे ही। तो अब ये भी इन लोगों के लिए भी सेम ही सिनेरियो मेरे है। पास एक लड़का आया जिसकी एज टोटल 17 ईयर है, और यहाँ पे पेरेंट्स आ जाते हैं। टोटल 17 ईयर है, और ये हमज़ा उसका बड़े भाई का नाम है, और इस बच्चे का नाम है अली रज़ा। तो ये इन द एज ऑफ 12, 13, 14 इसने इतनी स्टिंग पी है कि उसको अभी वो 2-3 इंसुलिन लगाता है, शुगर के। 2-3, लेकिन उसको मैंने एक्सरसाइज़ करवाई, उसके बाद जो है ना वो स्लोली सेट हुआ। फिर मेरे एक और बड़े अच्छे दोस्त जब वो सेट हो गया। सेट हो गया, लेकिन अभी फिर उसने गेंद छोड़ दी, फिर ज़्यादा हो गए। भाई जब आपके साथ एक दफ़ा एथलीट, स्पोर्ट्समैन का लक़ब आप पे वो ठप्पा लग जाए ना, फिर आपने नहीं छोड़ना होता। जैसे हम खाना नहीं छोड़ते, जैसे हम इबादत नहीं छोड़ते, जैसे हम नहाना नहीं छोड़ते, तो सेम फिर एक्सरसाइज़ करें। अंग्रेज़ जो है ना, वो द 5 एएम क्लब, ये बुक है, ये आप पढ़ें ना, तो उसमें आपको पता चल जाता है कि यार ज़िंदगी तो ये है। अगर हम थोड़ा-सा अपने इस्लामिक को, आजकल मुआशरा ऐसा है कि जी वो अंग्रेज़ ने ये किया, हिटलर वो उसने शेक्सपियर ने ये बोला, अबे इकबाल को पढ़, अल्लाह के बंदे गालिब को पढ़। तो अगर हम अपने असहाब से देखें, तो उन्होंने जौ की रोटी पे भी गुज़ारा किया।
तो ये है कि डाइट जो है या इस तरह के बच्चों को जो जो ये ड्रिंक्स वगैरह पे ज़्यादा जाते उनको कंट्रोल किया जाए। और यूरिक एसिड की आपने बात की, यूरिक एसिड आजकल जो अ, हमारे जो सरमाएदार सरमाएदार तबका है, जो बिजनेसमैन है, ये डेली बेसिस पे शिनवारी शिनवारी या बड़े होटल्स पे जाते हैं, इनको डायरेक्ट अटैक होता है यूरिक एसिड का। तो इनको यूरिक एसिड में ये है कि मतलब इन्होंने गोश्त, मछली, दूध, लोबिया, दालें ये खा ही नहीं सकते, सिर्फ सब्जियां होती हैं। तो इनको गेम लाजमी करनी चाहिए, दैट्स अ वन थिंग। और दूसरी बात ये है कि आजकल के जो बच्चे, तो नहीं कहूँगा जवान ही, जवान वो जो 35 ईयर्स के हैं, 30 फ्रॉम 30 टू 40 ईयर्स, तो ये भी एक किस्म के जवान ही होते हैं, लेकिन मेन, इसको हम ओल्ड बॉय कह सकते हैं, ओल्ड बॉय। तो इनका ये होता है कि इनको समझ नहीं आ रही होती कि फैट तो बढ़ गया है। तो मेरे कुछ स्टूडेंट थे, एक का नाम वो जाकिर हाँ, ज़ाकिर, हाँ। जाकिर है, मेरे पास वहाँ पे आता है, प्रैक्टिस करता है। तो उसको मैंने कहा जानी इस तरह करते हैं कि ट्राइग्लिसराइड का टेस्ट करते हैं। वो ट्राइग्लिसराइड फिर मैंने टेस्ट किया तो उसका जो लिमिट है वो 150 है। ये ट्राइग्लिसराइड ट्राइग्लिसराइड ये एक कोलेस्ट्रॉल लेवल है, जो जिसमें आपका पसीना बंद हो जाता है, चाहे आप दिन की 10 किलोमीटर रनिंग करें, आपका फैट बर्न नहीं होता। आप अंदर से ही जो है ना वो खोखले से होते हैं, आपके बल्कि रनिंग और एक्सरसाइज से हड्डियाँ गोटे वाले हुए थे, फारिग हो जाते हैं, लेकिन फैट बर्न नहीं होता। तो उसके लिए फिर हमने लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाया। पहले ट्राइग्लिसराइड उसका 397 पे गया था। ये है हाई है, ये बहुत हाई है। लेकिन उसके बाद जब उसका हमने लिपिड प्रोफाइल कंप्लीट टेस्ट किया तो कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड ये अब कंट्रोल अल्हम्दुलिल्लाह, और उसका वेट 90 से 70 पे आ गया है विद इन 4 मंथ। तो जिम जॉइन करें, डाइट को अच्छे फॉलो करें, जो बिजनेसमैन है, जॉब वाले हैं, जो जस्ट होम मेकर लेडीज़ होती हैं, अब वो उनका एक जो ओवरऑल जो वर्क जो पूरे दिन का है वो होता है ना शेड्यूल, बड़ा टफ होता है और किचन में रहते हैं। बिल्कुल। लाइक उनके लिए आपके लिए माइंड में क्या है? लाइक माय वाइफ, वो बेचारी 4 बजे जागती हैं, पहले ससुर के लिए नाश्ता बनाओ, फिर बच्चों के लिए नाश्ता बनाओ, फिर दूसरा बेटा उठेगा उसके लिए नाश्ता बनाओ, फिर मेरा ये बड़ा जो आदम बारी-बारी 11 उठ, ये बारी-बारी उठती तो 12 बजे तक तो हमारा नाश्ता होता है। फिर 2 बजे के बाद खाना पकते-पकते 11 बच्चे हैं, आप सोच लें, 11 जोड़े जब वो धोएगी तो क्या उसकी तो खाना खराब हो गया। तो वो उसका नाश्ता बनाते-बनाते तो 2 हो जाते, फिर खाना करते रात हो जाती है। तो रात को वो बेचारी थकी-टूटी आती है, पाँव में दर्द है, ये है, तो फिर मैं उसको आप हाँ, एक बड़े मज़े की बात, मेरी वाइफ़ को जो है ना रात को जब 2 बजते हैं ना, तो उसको पाँव में पेन शुरू हो जाती है, पाँव में, टूट रहे हैं जी, टूट रहे हैं। मैं आई स्वेयर अपॉन गॉड, अल्लाह की कसम, मैं उसको फ़ौरन से स्ट्रेच करवाता हूँ। पाँव सीधी किए, अंगूठे को पकड़ो जी, वो आगे-पीछे होती नहीं है, तो मैं पीछे से मुक्का मार देता हूँ। चलो स्ट्रेच करो, वो स्ट्रेच करती है, फिर उसको कहता हूँ खड़ी हो। खड़ी हो तो उसको मैं 20 टाइम्स, 30 टाइम्स मैं उसको स्क्वाट्स लगाता हूँ। स्क्वाट्स लगवा के फिर उसको थोड़ा-सा यूँ दबा के फिर उसे कहता हूँ कि भई पुश इट, पुश इट, पुश इट, पुश इट। तो उसके बाद वो सो जाती है। यकीन करें। तो एक्सरसाइज़ का जो है ना, एक्सरसाइज़ जो होम लेडीज़ हैं, होम लेडीज़ जो घरेलू ख़वातीन जिसको हम कहते हैं, जिसको बेचारी को जिम आ ही नहीं सकती, तो उनके लिए ये है कि कम से कम थोड़ा बहुत पुशअप्स, थोड़े बहुत जो है वो स्क्वाट्स, ये कर लिया करें, और जो डाइट उनकी है अच्छा खाना खाएँ। 2 नवाले लें, अच्छे लें। जिस तरह मतलब उनका पानी नहीं होता, मेरी वाइफ़ जो है ना पानी वो पीती नहीं है, तो मैं ज़बरदस्ती 1.5 लीटर, 2 लीटर का जो बॉटल होती है, वो उधर रख देता हूँ, पी। अच्छा वो पीते-पीते अब मेरी तबीयत ठीक हो गई। तो मैं आख्या हुण तो मैं क्या आखां, मैं अब तो क्या कहूँ? तो साथ ही वो सेट हो जाती है। तो घरेलू ख़वातीन जो है, एक तो पानी का इस्तेमाल अच्छे से रखें, दूसरी बात ये है कि उनको थोड़ा-सी मिकदार में खाना खाएँ, लेकिन अच्छा खाएँ, अच्छा खाएँ। और ये नहीं होता कि ये एक्सरसाइज़ नहीं है कि मैं उठ के किचन में काम कर रही हूँ, वापस आई हूँ, फिर ये कपड़े धोए, फिर इस्त्री की, फिर नहीं, ये एक्सरसाइज़ नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है। एक्सरसाइज़ उनको ये करनी चाहिए कि थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग उनकी होनी चाहिए, फिर उसके बाद उनके थोड़े स्क्वाट्स होने चाहिए, थोड़ा-सा उनको एब्स पे काम किया जाए, और थोड़े बहुत जो है ना उनके पुशअप्स हो जाएँ। मेरे पास एक खातून आई थी, वो बांझपन का शिकार थी, 7-8 साल हो गए थे उस बेचारी का, ये आपके ऑन एयर ये मैं बात करूँगा। तो उस खातून के बच्चे नहीं हो रहे थे।
तो वो बेचारी बड़ी मायूस, शायद वो सुन रही होगी, अगर ये इंटरव्यू उस तक गया तो वो सुनेगी भी, हँसेगी भी। तो मैं उसका कहाँ से आई है ये छोड़ दे। तो उस खातून के 7-8 साल तक बच्चे नहीं हो रहे थे। मेरे पास आई, सर एक्सरसाइज़ से कुछ हो जाएगा। अब ज़ाहिर बात है, माँ माँ है, उसको चाहिए, उसको मतलब 7 साल का हो जाए तो उसको एक आंगन में कुछ फूल चाहिए होते हैं। एग्ज़ैक्टली। बागबान अगर हो, उसके फूल ना हो तो वो बागबान हुआ, और उसको एक मतलब ना एक शशुपानी में होता है। अब मैं सोच में पड़ गया, या खुदाया डॉक्टर रिपोर्ट ठीक है, सारा कुछ ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने कहा जी बहन मैं क्या करूँ? आप कुछ करें जी, शायद कुछ हो जाए। अब मैंने भी उल्टी-सीधी एक्सरसाइज़ेज़ बेचारी को करवाई, स्पेशली एब्स की एक्सरसाइज़ करवाई और थोड़ा भाग-दौड़, वेट उठाया उससे। वेट वो बेचारी उठा ही नहीं सकती थी, लेकिन स्लोली विदिन 2 और 3 मंथ वो पटरी पे चढ़ गई। तो 4 महीने के बाद वो खातून गायब हो गई। वो खातून गायब हो गई, तो तकरीबन कोई 9-10 माह के बाद वो, उसके हस्बैंड और सारे आए और बच्चा हाथ में था। सर आपकी वजह से, सर आपके, और मैं कि मेरी वजह से नहीं, अल्लाह की वजह से हुआ है। तो ये है कि एक्सरसाइज़ से बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं, बहुत सारी। लाइक ये पहली दफ़ा आपके सामने ही बात ये फर्स्ट टाइम था। तो वो आपकी फीलिंग कैसी थी उस टाइम पे? फीलिंग तो मेरी वजह से एक गुलशन आबाद हुआ, एक घर में मुस्कुराहटें आईं। तो आप इमेजिन करिए फीलिंग कैसी होगी। मैं, अब क्योंकि मेरे बच्चे हैं, मैं माँ-बाप के एक बेटा हूँ। हम 3 लोग थे घर में, मैं, मेरी अम्मी और मेरे अब्बू। अब्बू काम करने के लिए चले जाते, अम्मी जो है वो अपना सिलाई करती, और मैं जो है ना वो टीवी देख रहा था। उस वक़्त तो ख़ैर मोबाइल नहीं होते थे। टीवी देख के तो बस, तो सोचिए हम पे क्या गुज़री। तो मैं जिसके घर में बच्चा ना हो तो वो आप अभी मॉडलिंग में भी हो, ठीक है? और यू आर कंसेक्टिवली माशाल्लाह विनिंग योर फाइट जितने भी आपके फाइट्स हैं। ये मॉडलिंग में शिफ्ट कैसे आया एकदम से? हाँ, मॉडलिंग में ऐसा था कि मेरी फ़ाइट थी नेशनल चैम्पियनशिप में, लाहौर में। तो वहाँ पर मैं जब फ़ाइट जीता और उसके बाद मैं चैम्पियन बन गया, वहाँ पर था ख़ावर रियाज़, जो काफ़ी फ़ेमस है। फ़ेमस है। फैशन इंडस्ट्री जी, जी। तो वो मेरे पास आया और मुझे कहा कि आप आ जाएँ। तो मैं थोड़ा-सा घबरा गया, क्योंकि मैं न्यू-न्यू चैंपियन बना था। मैंने कहा पता नहीं कौन लोग हैं, क्योंकि उनके साथ 2-3 लड़के भी थे, 2-3 लड़कियाँ भी थी तकरीबन। मीडिया से थे। जी, तो मैं थोड़ा-सा घबरा गया, तो इसी टाइम मेरा कोच भी आ गया और उसने कहा क्या मसला है? मैंने कहा इस तरह ये मुझे बुला रहे हैं, क्या हो जाओ? तो उन्होंने कहा, सर ने कहा कि आप जाएँ उनके साथ बात करें। तो मैं बैठ गया उनके साथ, उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरे दफ़्तर आ जाएँ। तो मैं और भी घबरा गया, क्योंकि मैंने कहा दफ़्तर में क्या काम है इनका मेरे से? खेल लिया था। तो मैं कोई अजीब-सा वो परेशान-सा हो गया, और मुझे पता भी नहीं था मॉडलिंग का ज़्यादा, क्योंकि मैं सिर्फ़ एक ऐसा हूँ कि सिर्फ़ अपने फ़ाइट के बारे में ज़्यादा सोचता हूँ। जो एक मैंने एथलीट का माइंड होता है। जी, सिर्फ़ फ़ाइट और सोना और खाना-पीना और अपने काम के साथ काम रखना। और ये है कि ये वैसे कभी-कभार कमीना बन जाता है। इसके लाहौर में बड़े-बड़े बोर्ड्स लगे हैं। 30-30 फुट के बोर्ड लगे हैं इसके। तो वो ज़ाहिद की फ़ाइट थी इंडियन के साथ, तो वो जो भी बाहर जाता, "ओए गुलज़मानी तेरी तेरी तस्वीर लगी, इतनी बड़ी लगी हो। ओ माँ की आँख इतनी बड़ी तस्वीर लगी।" अब मैंने कहा यार असल में बिल्कुल ऐसे ही था। मैंने काफ़ी अच्छी ब्रांड के साथ काम भी किया है, कि मैं ज़्यादा वो शो नहीं करवाता हूँ, बस वो आज़िज़-सा बनता हूँ। नहीं, माँ। एक वो खबर साहब का आप कह रहे हो काफ़ी हाथ है आपकी मॉडलिंग इंडस्ट्री में आने में। उनकी ग्रूमिंग में का आपकी ग्रूमिंग में काफ़ी हाथ है उनका। जी, जी, क्योंकि हमने आपको स्टार्ट से बिल्कुल अभी तक देखा है एंड यू ग्रूम्ड टू मच माशाल्लाह। और मुझे ऐसा लगता है कि कोच का भी इसमें बहुत हाथ है क्योंकि जितनी एवरीवन नोज़ मॉडलिंग इंडस्ट्री बहुत शेडी सी है। और एक जब किसी के ऊपर इस फील्ड के अंदर आपका सरप्लस का साया ना हो ना, या कोई गाइडेंस करने वाला ना हो, या तो आप थोड़े से टेढ़े ना हो तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते। तो आई थिंक इसमें ज़मान भाई आपको बहुत कंट्रीब्यूशन जाता है इस चीज़ से कि आपने उस बंदे को टेढ़ा रखा है, और आपकी इसकी हर एक डिसीजन मेकिंग में आपकी इतनी इन्वॉल्वमेंट है कि बच्चा आज तक महफूज भी है एंड ही इज़ ग्रोइंग डे बाय डे माशाल्लाह। वो तो आपको पता है कि मॉडलिंग में तो हाँ, अल्लाह माफ़ करे। जी। लेकिन ये है कि अब कुछ अरसे के लिए ये बड़ा स्टूपिड सा हो गया था। कमीनगियों की पटड़ियों में चढ़ गया था, लेकिन बड़े मुश्किल से इसको कंट्रोल किया है। मतलब इसका माइंडसेट आप मैं कसम खाने को तैयार हूँ कि इसका माइंडसेट ऐसा हो गया था कि ये कभी-कभार मेरे घर आ जाता था। सर मेरे लिए क्या करेंगे?
नहीं मैंने अब करना क्या, अब मैं जिम बना रहा था और ये पूछता था जी सर आप मेरे लिए क्या करेंगे, मेरी फाइट आ रही है तो आप मुझे ट्रेनिंग का कब टाइम, मेरा दिल करता इसको गिची के अंदर छुरी मार के ना तो इधर से निकालूं, लेकिन वो फिर बाद में स्लो फिर अल्लाह से दुआ की, मैंने कहा या अल्लाह पे किसने मेहनत किया है, स्ट्रगल किया है, ये कहाँ घुस गया, तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर स्लो रणवीर बीइंग अ और मॉडलिंग फील्ड में ये बहुत ज़्यादा होता है कि मैं होता है। मतलब यानी मैं मतलब ना उस आना ये चीज़ बहुत ज़्यादा है, तो जितने भी मॉडल्स लोग हैं, ख़ासकर मेरे साथ लोग बहुत ज़्यादा राब्ते में होते हैं कि यार हम मॉडलिंग कैसे जॉइन करें? इतना ख़ास कोई चीज़ नहीं है क्योंकि मैं कर चुका हूँ और कर भी रहा हूँ। इतना ख़ास कुछ भी नहीं, जितने भी आप ये मॉडल्स देखते हो, ये इतना ज़्यादा लाइक इसको पैसे नहीं मिलते, जितने आप सोचते हो कि यार हवाबाजी एक तरह जी, जी, ये से ज़ाहिर सी बात ये है वो सिर्फ वो अल्लाह माफ़ करो कि बस छोड़ो जाने दो। जी सर, तो इसमें इतना कुछ भी नहीं है। मैं इन सब मॉडल जो न्यू मॉडलिंग की तरफ आ रहे हैं, इनको ये कहना चाहूँगा कि यार इसमें जितना आप सोचते हो कि ये कमा रहे हैं, इतना नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसके अलावा अगर आप जॉब करते हो और अपने पल कुछ करते हो तो ये ज़्यादा ईज़ी है, ज़्यादा अच्छा भी है। क्योंकि मुझे शूट मिलता था हफ़्ते बाद मुझे अगर 30,000 मिलता था या 50,000, मैंने ऐसे शूट्स किए कि एक दिन में मुझे लाखों के हिसाब से भी मिले। लेकिन ये जो है ना, ये जो पैसे मिलते हैं, ये वापस दोबारा निकल जाते हैं क्योंकि आज वहाँ पर पार्टी है, आज यहाँ पर पार्टी है, तो वो निकल जाते हैं। दूसरी इसमें ये बात होती है कि अपने माँ-बाप का जो रिस्पेक्ट होता है ना, वो कम हो जाता है दिल में क्योंकि ज़्यादा आगे-पीछे आप जाते हैं। जी सर, इसमें कसना तुम्हें पता ही नहीं। और टाइम भी दे पाते आप। ये टाइम के अलावा भी वो जो है ना, वो एक कशिश होती है, वो ख़त्म हो जाती है। ओह! ये मुझे नहीं पता था। आई स्वेयर ये है, ये होती ये इससे पहली दफ़ा मुझे पता है। अगर ये तो तो डीप बात है यार। ये कशिश ख़त्म होती है, कशिश आप तो समझ गए मेरे जो मैं कहना कहना चाहता हूँ। तो ये चीज़ है, इसके अलावा अ जो मुझे कोच ने सिखाई है और जो फिर बाद में मुझे जाके समझ आ गया खुद, वो ये चीज़ है कि आप अपने अम्मी-अब्बू की ज़्यादा इज़्ज़त करें, रिस्पेक्ट करें। क्योंकि मैं जितना भी पैसा कमा लूँ, मेरे पास डॉलर्स हो, मतलब ज़्यादा पैसा हो, बहुत ज़्यादा कि मैं उसका गिनती भी नहीं कर सकूँ और मेरा अब्बू, मेरा जो घर वाले अम्मी, ये मुझसे नाराज़ हो, तो मैं क्या करूँ उन पैसों का? अच्छा सुहैब भाई इसकी बात मैं काट रहा हूँ, ये इससे बड़ी एक अच्छी पॉइंट अच्छा पॉइंट दिया मैं कि जो आजकल के आज अभी का जो हमारा मुआशरा, हमारी सोसाइटी है, इसमें बच्चों को पेरेंट्स की रिस्पेक्ट ये हर सूरत में बोलनी चाहिए और उनको इतने इस पे मजबूर किया जाए कि पेरेंट्स की रिस्पेक्ट जो है ना वो हर सूरत में है। बाप ने कहा कि कौवा सफ़ेद है बाबा, गधा जो है वो उड़ सकता है। तो इतना जो है ना ये बच्चे इतने होने चाहिए। आजकल ये जो मुआशरे में जो नहीं है, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, जिस तरह मैं जिम में कहता हूँ कि फॉर 3 डेज़ यू आर माय गेस्ट, तेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। ये तीसरे दिन के बाद तुम्हारा जिस्म मेरी मर्ज़ी। तो सोसाइटी ने जो है ये बच्चों को इस चीज़ की इस फ़ील्ड में आना ही नहीं चाहिए। यानी इस फ़ील्ड में मुराद ये है कि अगर मिसाल के तौर पे अब ज़ाहिर-सी बात है सोशल मीडिया है, इसमें रंग-बिरंगी मखलूक आती है, रंग-बिरंगी आपको रील्स मिलती हैं, मीम मिलती हैं। ना बाबा ना, पेरेंट्स के जो माँ-बाप, उसके बाद बड़ी बहन और बड़ा भाई, इनकी रिस्पेक्ट लाज़मी उनसे करवाएँ, चाहे वो स्कूल टीचर हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स टीचर हैं, चाहे वो कोई कारीगर हैं जो उसको हुनर सिखा रहे हैं, लाज़मी होना चाहिए। क्योंकि हमारे मुआशरे में आजकल मेरे पास सारे ब्रांड्स आते हैं, हाई लेवल के बच्चे आते हैं, तो उनमें मैंने ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखी है कि वो मतलब ना माँ-बाप उनके बहुत अच्छे एक मज़े के मतलब माँ-बाप होते हैं, हमारे वाले नहीं। लेकिन जो उनके बच्चे वो नहीं उस तरह नहीं है। तो ये जो टीचर्स हैं, कोचेज़ हैं, ये कम से कम बच्चों को ये कहें कि भई ही इज़ योर पेरेंट्स, ये आपकी जन्नत है, ये आपकी दुनिया है, ये आपके सच्चे हैं, ये आपके सच्चे दोस्त हैं। बाकी दुनिया झूठी। विवान भी इट्स वेरी नाइस टू टॉकिंग विद यू। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे पॉडकास्ट ख़त्म ही नहीं करनी चाहिए क्योंकि इतनी एक तो जब आपके साथ हम लोग बैठते हैं, गैदरिंग करते हैं, हमें बहुत सीखने को मिलता है। एंड चाहे हम जितना भी डल महसूस कर रहे हो, चाहे वो फिज़िकली या मेंटली, यू आर द वन कि एक बच्चे को एक दफ़ा झंझोड़ देते हो कि यार नहीं, थोड़ा-सा तू विज़न की तरफ आ, गोल की तरफ आ, चाहे वो किसी मर्ज़ी बैकग्राउंड से उठ के आ रहा हो।
मुझे एक चीज़ में समराइज़ ये कीजिएगा कि एक जो यंग बच्चा है, उसकी मुझे पूरी उसको कैसा होना चाहिए, अपनी हर चीज़ के लिए कैसे टाइम निकालना चाहिए, बीइंग अ कोच, अपने खाना-पीना, अपने पेरेंट्स, अपने रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से एंड अपनी फिटनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल। इसमें पहले मैं एक बात करूँगा, उसके बाद मैं आपको पूरा एक चार्ट बना के देता हूँ। एक तो ये है कि जो कोचेज़ होते हैं, जैसे आई एम अ कोच, तो मैं अपने ही बारे में बात करूँगा कि हमारे मतलब मेरे जिम में जो है वो रिलीजियस कौम परस्ती, फिर कवारियत ये नहीं होनी चाहिए। मेरे पास क्रिश्चियंस भी आएँगे, मेरे पास हिंदू भी आएँगे, मेरे पास मुस्लिम्स भी आएँगे, मेरे पास हर मत्तबे फ़िक्र के लोग आएँगे। आई डोंट केयर, जिसकी इतनी दाढ़ी है जो क्लीन शेव है, आई डोंट केयर फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा ये होना चाहिए कि हमारे जो बच्चे हैं मुआशरे में, इनका रात को देर तक जागना, सुबह लेट उठना, या अगर स्कूल बच्चे भी हैं, मैंने खुद नोट की ये बात कि रात को 2 बजे सोएंगे, सुबह 6 बजे उठ के, फिर तो उनका दिमाग क्या काम करेगा। जी। ठीक है? तो बच्चों को ये चाहिए, नौजवानों को ये चाहिए कि आपकी नींद जो है वो 11 बजे होनी चाहिए, जल्दी जल्दी सोएं और सुबह 5 बजे उठें। 5 बजे उठ के जो आपने करना है वो कर लें। जैसे बहादुर शाह ज़फ़र था ना, कि जब कराची में ये सिस्टम था कि बहादुर शाह ज़फ़र के दौर में, कि वहाँ पे 5 बजे के बाद जो है ना, ये लोग मुशायरा करते थे। तो रात 10 बजे तक मुशायरा होता था। जो कम शरीफ होते थे, वो मुशायरा करके आ जाते, तो जो ज़्यादा शरीफ होते थे, वो सुबह 5 बजे तक मुजरा देख के आते थे। और जो अंग्रेज़ थे, वो सुबह 5 बजे उठते थे, नहा के 6 बजे से 7 बजे तक उनकी प्रैक्टिस हो चुकी, एक्सरसाइज़ हो चुकी होती थी। 7 बजे वो अपनी ड्यूटी पे होते थे। 8 बजे से लेके 11 बजे तक उनका पेपर वर्कआउट स्टैम्प होके ये नवाब और फलाना नवाब उन तक पहुँचा होता था। तो ये है कि हमारे बच्चों को जल्दी सोना, जल्दी उठना, और इन रिस्पेक्टिव वे में, इफ़ आई एम अ मुस्लिम, इफ़ आई एम अ क्रिश्चियन, इफ़ आई एम अ हिंदू, हमें अपने मज़हबी असूल की पैरवी करनी चाहिए और ऊपर राब्ता अच्छा रखना चाहिए। नमाज ये लाज़मी है। अगर ये नहीं है, बीइंग अ मुस्लिम मैं ये बात कर रहा हूँ। बाकी आप कोई भी मज़हब से हैं, लेकिन मज़हब में आप हैं तो आप खुश हैं। आप मज़हब से निकले हैं तो आप खुश नहीं हैं। तो ये सारी एक पूरी मनवी, इफ समवन वांट्स टू अप्रोच यू और वो ट्रेनिंग करना चाह रहा है या नॉर्मल फिटनेस जॉइन करना चाह रहा है या उसे कोई मशवरा वगैरह चाहिए, तो वो आपके पास फिजिकली जो आपका क्लब है वो किस जगह पे है, वो हाँ। एक तो ये है कि मैं इतना महँगा नहीं हूँ, बहुत लिमिटेड सी मेरी फ़ीस है, लेकिन एक नॉर्मल स्टूडेंट बंदा आपको अफोर्ड कर सकता है। नॉर्मल से नॉर्मल मुझे अफ़ोर्ड कर सकता है। ठीक है। एक है कि जो पर्सनली मुझे कहें कि आप पर्सनली आएँ तो, लेकिन वो भी उसकी जान से महँगा नहीं हूँ मैं। उसकी जान मेरे लिए मेरी जान की तरह है। तो मेरा जिम जो है ये बैरियर नंबर 2 से थोड़ा-सा आगे जाएँगे, तो वहाँ पे मलिक अदनान प्लाज़ा है, उसके ऊपर ही मैं हूँ। मेन जीटी रोड वहाँ। मेन जीटी रोड वाक कैंट के सामने, बिल्कुल जी। और आयरन ट्राइब एमएमए नाम से जिम है, उसमें लेडीज़, जेंट्स, मेल, फीमेल, बच्चियाँ, बच्चे सारे आते हैं। अगर आप महसूस करते हैं कि यू आर नॉट फीलिंग वेल, और आप ये महसूस करते हैं कि नहीं यार, ज़िंदगी मुक गई है, बस वही, तो आप मेरे पास आएँ और चिल होके आएँ। फॉरगेट इट दैट कि यू आर अ मेल, फीमेल। इफ यू आर अ फीमेल, आई एम अ फीमेल। इफ यू आर मेल, आई एम अ मेल। ठीक है? तो चिल होके आएँ और ज़िंदगी को एन्जॉय करें, महसूस कीजिएगा अपनी लाइफ़ को, और चिल रहिएगा अपनी लाइफ़ में, इंशाल्लाह। अगेन थैंक यू सो मच ज़ुबान भाई, गुल भाई, आप लोग आए और आप लोगों ने हमें और जितने भी देखने वाले हैं उनके काफ़ी अवेयरनेस दी और इस इंडस्ट्री को हमें थोड़ा सा एक्सप्लोर किया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं या न्यू देखने वाले हैं तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये शोएब भाई का चैनल है, शोएब खान। इस चैनल को लाइक, फॉलो लाज़मी करना है। स्पेशली जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, तकरीबन 1000 से ऊपर हैं जानियो। तो ये चैनल जो है लाइक भी होना चाहिए, फॉलो भी होना चाहिए, और कमेंट्स भी आप करें जैसे आपका दिल करता है, लेकिन नॉट अ बैड, क्योंकि मेरी ज़बान टेक्सला वाली है तो फिर आप लोगों को पता है। तो चैनल जो है ना वो सब्सक्राइब होना चाहिए।